आपने स्पीच तो बहुत सुनी होगी, लेकिन इस रियल आयरन मैन की स्पीच नहीं सुनी होगी, जिन्हें दुनिया के लोग पागल भी कहते हैं। और इस एलोन मस्क की स्पीच को आप अपनी लाइफ से कंपेयर कर पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो आपको इस स्पीच को सुनते हुए स्वयं पता चल जाएगा। और लास्ट तक इस स्पीच को सुनने के बाद आप बस यही बोलोगे, क्या आदमी है यार। तो चलिए इस स्पीच को हिंदी में सुनते हैं। शब्द उनके होंगे लेकिन आवाज मेरी होगी। ठीक है, मैं विवरण से इस पागल व्यक्ति को हटाने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं यही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे लिए सबसे उपयोगी चीज क्या है। ऐसा मैं क्या कह सकता हूँ जो वास्तव में भविष्य में आप सभी के लिए उपयोगी हो। और मैंने सोचा शायद यह कहानी बताऊं कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये चीज कैसे हुई, और मेरी इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अक्सर खुद को आश्चर्यचकित पाता हूँ कि ये सब कैसे हुआ, मैंने ये सब कैसे अचीव किया। जब मैं छोटा था मुझे वास्तव में नहीं पता था कि मैं बड़ा होने पर क्या करूँगा। लोग मुझसे पूछते रहे और फिर आखिरकार मैंने सोचा कि चीजों का आविष्कार करने का आइडिया वास्तव में अच्छा होगा। और मेरे ऐसे सोचने का कारण यह था कि मैंने आर्थर सी क्लार्क का एक उदाहरण पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि प्राप्त रूप से उन्नत तकनीक जादू की तरह काम करती है। और ये वास्तव में सच है। यदि आप 300 साल पीछे जाएं तो जिन चीजों को आज हम हल्के में लेते हैं उनके लिए आपको जला दिया जाता या मूर्ख समझा जाता। जैसे कि एरोप्लेन से उड़ने में योग्य होना वो पागलपन है। लंबी दूरी तक फोन के जरिए बात करना, इंटरनेट से अर्थ पर लगभग कहीं से भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, ये सभी चीजें जो वास्तव में जादू होंगी, जिसे पास्ट में बहुत साल पहले मैजिक माना जाता। लेकिन मुझे लगता है कि ये वास्तव में इससे भी आगे है, क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें आज हम हल्के में लेते हैं, जिनकी पास्ट में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जो मैजिक के दायरे में भी नहीं आती थी, और उन्हें आज हम आसानी से यूज कर पा रहे हैं। और फिर मैंने सोचा अगर मैं इन्हीं में से कुछ चीजों को करूं तो मैं मूल रूप से टेक्नोलॉजी को और भी आगे बढ़ा सकता हूं। तो वास्तव में ये मेरे लिए और सभी के लिए अच्छा होगा। मेरे सामने हमेशा पास्ट का संकट था, क्योंकि मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि इन सब का मतलब क्या है, जैसे कि चीजों का उद्देश्य क्या है। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा अगर हम दुनिया के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, हम ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे हम लोगों के लिए और भी चीजें आसान करते हैं, तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा होगा और यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। इसीलिए मैंने भौतिकी और बिजनेस का अध्ययन किया, क्योंकि मुझे लगा इन्हीं में से बहुत सी चीजें करने के लिए आपको यह जानना होगा कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, आपको यह जानना होगा कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, और आपको कुछ भी बड़ा बनाने के लिए अपने साथ काम करने के लिए बहुत से लोगों या टीम के साथ आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर कोई भी चीज बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट है तो आप उसे अकेले नहीं कर सकते, उसे करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसीलिए मैंने मूल रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को और भी सुधार करने के लिए सोचा और उसके लिए कैलिफोर्निया गया था। और मैं वहाँ पर मूल रूप से बस यही पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को और भी कितना इम्प्रूव किया जा सकता है। और वह समय 1995 था जब इंटरनेट शुरू ही हुआ था, और मैंने अच्छी तरह सोचा कि मैं इस तकनीक को अपना सकता हूँ। जब सफलता का तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, जो हमेशा मुश्किल ही होती है, या इंटरनेट में भाग ले सकता हूँ या इसका हिस्सा बनकर इसी में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और इन सभी चीजों को करने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन जैसे तैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। इसीलिए आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं बिल्कुल पढ़ा नहीं हूँ, और मैं इस यूनिवर्सिटी में स्पीच दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैंने इंटरनेट में कुछ चीजें करी, आप जानते भी होंगे, जिसमें से एक पेपाल है। शायद ये कहानी उपयोगी होगी कि पेपाल की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि शुरुआत में पेपाल के साथ सिर्फ शुरुआती विचार फाइनेंस सर्विस ग्रुप बनाने की ही थी। और मैंने लोगों को बताया आपके पास एक जगह है जहाँ आपकी सभी फाइनेंस सेवाओं को आसानी से रखा जा सकता है और उसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी को ये सब दिखाते थे, जो कि फाइनेंस सर्विस सेवाओं का समूह था, लेकिन वो काफी मेरे लिए भी कठिन था और किसी को भी इसमें दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन मेरे पास एक और छोटी सी सुविधा थी जो ईमेल भुगतान के माध्यम से थी, जो काफी आसान थी और हर किसी को इसमें दिलचस्पी थी। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी सेवा दूसरों को देने से पहले उसे खुद यूज कर लेना चाहिए, ताकि उससे ये पता लग सके कि उसमें आपको कितना आराम है और उससे आप कितना फायदा ले पा रहे हो। फिर इसीलिए मैंने ईमेल भुगतान पर ध्यान केंद्रित किया और उस काम को करने का प्रयास किया, और मुझे लगा कि यही चीज मुझे आगे बढ़ाएगी। लेकिन अगर हमें लोगों की बातों को जवाब नहीं दिया होता और उसे वहीं पर गिव अप कर दिया होता तो मैं सफल नहीं होता। इसीलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि वास्तव में लोगों को वो चीज जरूरत है और उसमें लोग रुचि रखते हैं, तो आपको उस काम पर जरूर फोकस करना चाहिए, और इससे ही आप अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो मानव के फ्यूचर को सबसे अधिक प्रभावित कर सकती हैं। वास्तव में पैसा कमाने का उद्देश्य मेरा नहीं था, लेकिन मैंने अपने आप से ये पूछा और देखा कि मानव को कौन सी चीजें सबसे अधिक भविष्य में प्रभावित करने वाली हैं। तो हमारे सामने सबसे बड़ी स्थलीय समस्या टिकाऊ ऊर्जा थी।
और ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग सही तरीके से हो। यदि हम इस सदी में इसका समाधान नहीं करते हैं तो हम भविष्य में गहरे संकट में आ सकते हैं। और फिर इसी प्रकार पेपाल, स्पेसएक्स, टेस्ला एंड सोलर सिटी का निर्माण हुआ। जब मैंने स्पेसएक्स शुरू किया था तो शुरुआत में मैंने सोचा कि रॉकेट कंपनी शुरू करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन मैं इतना पागल भी नहीं था। और फिर मैंने सोचा कि नासा का बजट बढ़ाने का तरीका क्या है, और वही वास्तव में मेरा प्रारंभिक गोल था। और मैंने खुद से कहा कि हम मंगल ग्रह पर एक कम लागत वाला मिशन कर सकते हैं जिसे मार्स ओएसिस कहा जाता है, जो निर्जलित पोषक तत्वों बीजों के साथ उतरेगा और फिर उतरने के बाद उन्हें हाइड्रेट करेगा। और आपके पास मंगल ग्रह पर हरे भरे पौधों का समूह होगा और यह मंगल ग्रह पर पहला जीवन होगा। और जहाँ तक हम जानते हैं ये अब तक का सबसे दूरी का जीवन होगा। और मैंने अच्छी तरह से सोचा कि इससे लोग वास्तव में उत्साहित होंगे और नासा का बजट बढ़ेगा, या लोग मेरी ये बात सुनकर मुझे पागल समझेंगे। और इससे ये भी जाहिर है कि इस मिशन से मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला था, लेकिन मैं अपने गोल पर टिका रहा। इसीलिए मैं ICBM खरीदने के लिए 3 बार रूस गया, क्योंकि वह मेरे लिए सबसे अच्छा सौदा था। और मैं आपको बता सकता हूँ कि 2001 से 2001 के अंत में वहाँ जाकर रॉकेट वालों के पास जाना और यह कहना बहुत अजीब था कि मैं आपके 2 सबसे बड़े रॉकेट खरीदना चाहूंगा, लेकिन आप परमाणु रख सकते हैं और मुझे सिर्फ रॉकेट चाहिए। और मुझे लगता है कि ये लगभग अभी से 10 साल पहले की बात है। और ये सब सुनकर उन्होंने मुझे पागल समझा और मैंने खुद से कहा सोचने दो, लेकिन मेरे पास पैसा था और मैं वह सब खरीदना चाहता था। रूस की कई यात्रा करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वास्तव में इसके बारे में मेरी प्रारंभिक धारणा गलत थी, क्योंकि मेरी सबसे पहले सोच यही थी कि मंगल ग्रह के लिए पृथ्वी से इतनी दूरी तक तय करना और वहां पर ये सब चीजें करना बहुत ही कठिन काम है। और फिर बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं गलत था, और खासकर ये सब चीजें अमेरिका में करना, क्योंकि अमेरिका खोजकर्ताओं का देश है, इसीलिए दुनिया के सभी हिस्सों से लोग यहाँ पर आते हैं। अगर लोग ये सोचते हैं कि ये मिशन इम्पॉसिबल है तो सच में नासा का बजट पूरी तरह से टूट जाएगा और वे ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए मैं अपनी तीसरी यात्रा के बाद मैंने कहा ठीक है, हमें अब वास्तव में अंतरिक्ष परिवहन समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए मैंने स्पेसएक्स कंपनी स्टार्ट की है। और एक मित्र ने बैठकर रॉकेट विस्फोट की मुझे कई सारी वीडियोस दिखाई कि स्पेस में रॉकेट भेजना बहुत ही रिस्की होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा रॉकेट विस्फोट हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा गलत भी नहीं था। शुरुआत में वहाँ जाना कठिन था। मैंने कभी भी भौतिकी चीजें नहीं बनाई थी। मेरा मतलब है कि मैंने बचपन में एक मॉडल रॉकेट और उसी तरह की कई चीजें बनाई थी, लेकिन मेरे पास कभी भी ऐसी कंपनी नहीं थी जिसमें भौतिकी निर्माण किया गया हो। इसीलिए मुझे ये सब पता करना था कि ये सभी चीजें कैसे करनी है, और मुझे लोगों की सही टीम भी चाहिए जिससे मैं इस काम को कर सकूं। और हमने वह सब कुछ किया जो मैंने सोचा, और फिर लगातार 3 बार असफल हुआ। यह मेरे लिए बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि रॉकेट के बारे में बात यह है कि हर चीज 100% सही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वास्तव में इस रॉकेट मिशन को सक्सेसफुली स्पेस में नहीं भेजा जा सकता। और जब मैं लॉन्च साइट पर पहली बार फेल्ड मिशन रॉकेट के टुकड़े उठा रहा था, और ये मेरे लिए बहुत दुखद था। और इसी प्रकार हम 3 बार असफल हुए, लेकिन उन तीनों फेल्ड मिशन से हमने बहुत कुछ सीखा और अपनी गलतियों को सुधारा। और अंत 2008 में चौथी उड़ान के साथ हम कक्षा पहुंचने में सफल हुए, और यही मेरे पास लास्ट में पैसा बचा था जो मैंने सारा इस चौथे मिशन में लगा दिया था। लेकिन भगवान की शुक्र है कि मैं सफल रहा। और एक कहावत भी है कि इस चौथी बार में कुछ आकर्षित होता है। तो हमने फैल्कॉन 1 को कक्षा में पहुंचाया। इसी प्रकार धीमे धीमे फैल्कॉन 9 तक हमने रॉकेट भेजे जो सभी सफल हुए, जिन्हें मैंने बहुत जल्दी क्रम से भेजा। और फिर उसके बाद हमने ड्रैगन अंतरिक्ष यान शुरू किया, जो अंतरिक्ष स्टेशन से डॉक करने और पृथ्वी पर लौटने में सक्षम है। यह एक बहुत ही बड़ी जर्नी थी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी राहत है। लेकिन मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि वास्तव में ये सब कैसे हुआ और ये सब मैंने कैसे अचीव कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने के बावजूद भी और भी बहुत कुछ होना चाहिए जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और मुझे आशा है कि आप में से कुछ लोग स्पेसएक्स या अन्य कोई कंपनी में भाग लेंगे और वहां पर कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान कोई भी चीज इस दुनिया में कर सकता है। इंसान के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। और फिर उसके बाद टेस्ला कंपनी का लक्ष्य यह था, वास्तव में ये दिखाने की कोशिश करनी थी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्या कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की धारणा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में बहुत गलत थी। और हमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में लोगों की धारणा बदलनी थी, क्योंकि वे इसे एक बहुत ही बुरी नजर से धीमे चलने वाली और कम दूरी तय करने वाली वाहनों के रूप में देखते थे।
और यही चीज मुझे बदलनी थी। इसीलिए मैंने टेस्ला कंपनी का निर्माण किया, ये दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी ज्यादा दूरी तक और तेज गति से चल सकते हैं। और फिर मैंने वैसे ही कागज पर इलेक्ट्रॉनिक कार को डिजाइन किया जैसे मैं बनाना चाहता था। और अगर आप भी एक कंपनी बनाने जा रहे हैं या लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो आपके पास उसकी एक रोड मैप जरूर होनी चाहिए। और फिर मैंने लोगों से कहा कि जल्दी हम इलेक्ट्रॉनिक कार लेकर आने वाले हैं। और जब वो बनकर रोड पर आई तो लोगों ने कहा वो जरूर, मुझे हमेशा पता था कि आप ऐसी कार बना सकते हैं। और मैंने सभी की गलत धारणा तोड़ दी और टेस्ला कंपनी खड़ी कर दी। तो यही मेरी कहानी थी। उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे लगता है मैं महत्वपूर्ण जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग 21वीं सदी के जादूगर हैं। किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी ना होने दें, जो भी दिल से आता है वो करो। जाओ इस दुनिया में कुछ जादू करो या कुछ बड़ा करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया है या आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप एलोन मस्क के बारे में क्या सोचते हो। और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।